हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग स्टैटिक की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और देरी न करते हुए आइए इस क्लास के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। और इस क्लास के सभी क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, कह कि डोकरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? डोकरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ओके, तो देखो भैया, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ओके, तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है यहाँ से कलमकारी कामा लेपाक्षी सवारा चित्रकला, ये जो इतनी चित्रकलाएं हैं इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक, महाराष्ट्र से वर्ली चित्रकला, महाराष्ट्र राज्य से वर्ली चित्रकला का संबंध है। किसका? वर्ली चित्रकला का। ठीक, गुजरात से एक चित्रकला है पिथौरा चित्रकला का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है। ठीक, तो अगर आपसे कह दिया जाए डोकरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पश्चिम बंगाल राज्य से। डोकरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल राज्य से। ठीक, एक चित्रकला है आपकी यही पश्चिम बंगाल की, पट्ट चित्रकला कामा, एक है आपकी कालीघाट। ये दोनों चित्रकलाएं भी कहाँ की हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य की। ठीक, अगली है गोंड चित्रकला, यहाँ पे समझना, गोंड चित्रकला। तो गोंड चित्रकला का संबंध है एमपी से। गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक, अगला है मधुबनी और मिथिला पेंटिंग, ये कहाँ की है? तो बिहार राज्य की है। कहाँ की है? बिहार राज्य की है। ठीक, तो अगर कह दिया जाए मधुबनी और मिथिला चित्रकला किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग किस गुफा से संबंधित है? बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग किस गुफा से संबंधित है? ऑप्शन है, ए है बादामी की गुफा, बी है अजंता की गुफा, सी है एलोरा की गुफा और डी है बर्बर की गुफा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना कि जो बादामी की गुफाएं हैं ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में कौन सी गुफा स्थित है? बादामी की गुफा स्थित है। ठीक, अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा भी कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। एलोरा भी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। और बर्बर की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये बिहार राज्य में है। बर्बर की गुफाएं कहाँ पे हैं? बिहार राज्य में है। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग का संबंध किस गुफा से है? तो अजंता की गुफा से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अगला ध्यान देना, यहाँ पे उदयगिरी की गुफाएं, ये आपकी कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। फिर एक आपकी आती है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। फिर आपकी है एलिफेंटा की गुफाएं, ये आपकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला वराह की गुफाएं, वराह गुफा, ये कहाँ पे है आपकी? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में। और एक आपकी गुफा बच रही है, एक गुफा आप लिख लीजिए, बादामी की गुफाएं हो ही गया है। अगली है आपकी एक गुफा भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ये आपकी कहाँ पड़ेंगी भैया? तो ये एमपी में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर कह दिया बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग किस गुफा से संबंधित है, तो बादामी की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा, बर्बर। तो किससे संबंधित है? अजंता की गुफा। अजंता गुफाएं हैं कहाँ पे? तो ये आपके
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। बर्बर की गुफाएं बिहार राज्य में। उदयगिरी गुफा उड़ीसा। एलिफेंटा की महाराष्ट्र। वराह गुफा तमिलनाडु। भीमबेटका की एमपी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड की राजधानी ओस्लो, वारसा, थिम्पू, मस्कट। तो देखो भैया, ओस्लो जो राजधानी है किसकी है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो किसकी है? नॉर्वे की राजधानी है। ठीक, दूसरी बात वारसा, वारसा आपकी है पोलैंड की। वारसा किसकी है? पोलैंड की। थिम्पू भूटान की है। भूटान की राजधानी का क्या नाम है? थिम्पू। और मस्कट है ओमान की। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ठीक, यहीं पे ध्यान देना और ध्यान दे देना, जैसे कह दिया जाए बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी काठमांडू। अमेरिका की वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। स्पेन की राजधानी, स्पेन की मैड्रिड हो गई। अगर आपसे कह दिया जाए और मान लीजिए उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ठीक, फिर दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की सियोल। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या भैया? तो काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अगर कह दिया जाए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। चीन की राजधानी, चीन की बीजिंग, बीजिंग। तो ये सारी राजधानियाँ आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, तो पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वारसा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अंत का प्रावधान है? छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, तो देखो भैया, अनुच्छेद 25 में क्या है पहले समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर कह दिया जाए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 25 में है। ठीक, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अर्थात छुआछूत संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें? अनुच्छेद 17 में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ठीक, अगला अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 52, तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। ठीक, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 61 में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का चुनाव। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला कह रहा है फायान नामक चीनी यात्री किसके दरबार में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य, या फिर इन्हीं को बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर कह दिया जाए फाया नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। ठीक भैया, तो देखो बिंदुसार के समय में एक यात्री आया था चीनी, डाइमैक्स। डाइमैक्स नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के समय। अशोक के समय में आया था डायोनीसियस। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। ठीक, अगर कह दिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो इनके दरबार में आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, मेगस्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी थी, इंडिका। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका है। ठीक, और जो मेगस्थनीज था ये भैया सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, और अगर कह दिया जाए सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है यह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। अगर कह दिया जाए सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? ठीक भैया, अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर कह दिया फाया नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक, अभी जो फायान है, फायान ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फायान की पुस्तक का नाम था फूकोकी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फाहयान ने लिखी थी। ठीक, तो नेक्स्ट भैया ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन। अगर कह दिया जो ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक, अभी जो ह्वेनसांग है इसे ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ह्वेनसांग ने लिखी थी। ठीक भैया, अगला यही समझिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि इब्न बतूता ये जो है MBT के समय में आया था। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। ठीक, किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया था? 1333 में। ठीक, और ये जो इब्न बतूता है ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चा, अगला अब अगर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, अध्यापक थे? ठीक, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र या पाटिलपुत्र, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। ठीक, तो देखो भैया पहले तो ये ध्यान दो कौटिल्य है कौन? तो चाणक्य। चाणक्य का नाम सुने हो? चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। और चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ठीक, अगर कह दिया इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ओके भैया, अब दूसरी बात ध्यान देना कि अगर कह दिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ थी? यह बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। यह बिहार में है। अगर कह दिया नालंदा तो यह भी बिहार में है। यह भी बिहार में है। नालंदा कहाँ है? ये भी बिहार में है। तो ये कहाँ के विद्वान थे भैया? तक्षशिला के थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कहाँ की? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान।
पाकिस्तान में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या मंत्री थे। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, चीजें समझ में आई सबको? ओके, ठीक बच्चा, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ओके, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है भैया? इसको कहाँ कर लीजिएगा। ठीक, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो भैया, कह रहा रक्त में, लीवर में, अस्थि मज्जा में, हृदय में। ठीक, तो पहली बात तो जो आरबीसी होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, और ये रक्त का ठोस भाग होती हैं, ठोस भाग होती हैं। ठीक, अगर कह दिया जाए आरबीसी कैसा होती है तो रक्त का ठोस भाग होती है। इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक भैया, और कैसा बोन मैरो? लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक दोस्तों, देखो अब एक कंडीशन बनती है, जब आपके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो आपको एक बीमारी हो जाती है। ठीक, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो देखो भैया, आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की अधिकता के कारण एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की अधिकता के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है? लाल लाल रंग के क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। ठीक, और इसकी कमी के कारण, इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या हो जाता है? रक्त की कमी, खून की कमी होना। ठीक है, रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब एक चीज़ और ध्यान देना, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और सोते समय इनकी संख्या घट जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ठीक भैया, तो देखो अगर कह दिया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो देखो कर्नाटक में एक उत्सव मनाया जाता है, कंबाला भैंसा दौड़। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। महाराष्ट्र में होता है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। केरल में होता है मकर विलक्कू, मकर
मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ होता है भैया? तो केरल राज्य में होता है। ठीक, तो अगर कह दिया मामल्लापुरम कहाँ होता है तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मामल्लापुरम कहाँ होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। ओके, अगर कह दिया जाए कर्नाटक में तो यहाँ पे बांदीपुर कामा नागरहोल कामा बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक, केरल में ही आपकी शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु में आपका एक मंदिर है मदुरई में जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चीज़ें समझ में आई? तो मामल्लापुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? तो आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक, तो जलियांवाला बाग नरसंहार, बी चौरी चौरा, सी दांडी मार्च और डी बंगाल विभाजन। तो देखो भैया सबसे पहली बात तो आती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगर कह दिया जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 1920 में हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। इसको बंद कब कर दिया गया था? 1922 में इसको बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी जिसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कहाँ पे? तो गोरखपुर जिले में। ठीक, गोरखपुर जिले में कुछ क्रांतिकारियों ने एक पुलिस चौकी को क्या कर दिया था? जला दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक, जिस कारण गांधी जी ने क्या कर लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके ढंग से हो, इसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या हुआ था? यहाँ पे आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। ठीक, जिस कारण गांधी जी ने इसको क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। ठीक, अब जो चौरी चौरा हत्याकांड है यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को कहाँ पे? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया जाए दांडी मार्च तो दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? तो अहमदाबाद साबरमती से प्रारंभ करके कहाँ तक? तो दांडी तक। ठीक, कहाँ तक गया था? दांडी तक। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके नेतृत्व में? तो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। ठीक, तो देखो दोस्तों पहली बात तो जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी थी हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक, तुलसीदास ने लिखा था श्री राम चरितमानस नामक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो अवधी में लिखी थी। ठीक, वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। इसका दूसरा नाम है जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कुल पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत का जो पहला पर्व है, पहले पर्व का नाम है आदि पर्व। और महाभारत का जो अंतिम पर्व है, अर्थात 18वां पर, इसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इसका अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। और महाभारत के छठवें पर्व
का जो नाम है वो है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, इसमें गीता का उल्लेख है, गीता का उल्लेख। अगर कह दिया जाए आपसे महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है, तो 6वें पर्व में। इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। ठीक, तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है? सॉरी, वाल्मीकि है। ये जो रामायण है यह संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसका तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल में अनुवाद कवि कंबन ने किया था। किसने किया था? कवि कंबन ने। अगर कह दिया जाए रामायण भाषा का तमिल भाषा में अनुवाद, सॉरी, रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था? कवि कंबन ने किया था। ठीक, और अगर कह दिया जाए रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक भैया, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर आपका किष्किंधा कांड, फिर आपका सुंदर कांड, फिर आपका है लंका कांड या युद्ध कांड, और बाद में है उत्तर कांड। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें समझ में आई सबको? ठीक भैया, और अगर कह दिया जाए रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो युद्ध कांड या लंका कांड सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो ये रहा आपका सेशन, और इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।